सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसे पिछली वीडियोस में हमने कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया था, सेम टू सेम बिल्कुल वही प्रोसेस रहने वाला है। बस कड़ी में 5 की जगह आप कड़ी में 2 को लिख दोगे। फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि हमारे उस वाली वीडियोस को नहीं देखा होगा, तो इस वाली वीडियोस को देख लीजिए। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है और 1 मार्च की परीक्षा में पूरा जलवा हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हल। यहाँ पर हेडिंग डालो हल। हल की जगह आप सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। हल डाल दिया हमने, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि हमें इसे देखो अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय मानेंगे। परिमेय मान करके जितने तरीके से भी हम इसे बता सके कि ये जबरदस्ती परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, और अगर नहीं सिद्ध हो पाया तो ये अपरिमेय हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान सा है ये। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने ऐसे करके दिया था। अगर मान लो परिमेय सिद्ध करना रहता तो हम इसे अपरिमेय मान करके चलते। जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान करके चलेंगे। तो सबसे पहले देखो मेरे साथ साथ लिखते चलो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। सबसे पहले लिखो विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास के अनुसार क्या, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। हम बस ऐसे ही विरोध में आभास लगा करके बोल रहे हैं कि मे भी ये हो सकता है। तो विरोधाभास के अनुसार माना, क्या माना कि जो कड़ी में 2 है वो एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या आप लोग पूरा लिख दोगे, फिर लिखोगे है। विरोधाभास के अनुसार हमने क्या माना कि कड़ी में 2 हमारा परिमेय संख्या है। और देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे कि हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, तब हम इस कड़ी में 2 को p बटे q के बराबर भी लिख सकते हैं। P अपॉन Q इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q हमारी क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या होना चाहिए। और जो आपका Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे जब आप इसे 0 कर दोगे तो कैसे ये परिमेय संख्या होगा, इसीलिए Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा HCF निकलना चाहिए किसका, P और Q का, वो निकलना चाहिए 1। तभी तो हमारी ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जब इन दोनों का HCF 1 निकल जाएगा। तो देखो इसे हम P बटे Q के रूप में बराबर लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि इसे सिद्ध करने के लिए जैसे हमने कड़ी 5 वाले का किया था, वैसे ही हम इसमें भी LHS और RHS दोनों पदों का वर्ग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कैसे वर्ग करोगे दोनों पक्षों का, देखो ऐसे वर्ग करोगे। यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, ये है कड़ी में 2,
और यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू पी बटे क्यू, क्योंकि ये परिमेय है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। तो दोनों पक्षों का जब हमें वर्ग करना है तो इस 2 का वर्ग ऐसे कर दो, इस पी बटे क्यू का वर्ग ऐसे कर दो, बहुत ज्यादा आसान है। इसका वर्ग कर दो कैसे, देखो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या अगर कौड़ी में है आप 2 बार गुणा करोगे तो केवल वो संख्या निकल करके आएगी, केवल वो 2 हमारे पास संख्याएं निकल के आ गई और कड़ी में 2 हमारा खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और जब p का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा p स्क्वायर बटे जब q का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा हमारा q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो क्यू स्क्वायर है ये 2 से कहेगा भाई सुनो मेरी जगह तुम ले लो, तुम्हारी जगह हम ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों में तो बराबर योग्यता है ना। तो इसको इसकी जगह पर लिख देंगे, हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपने उसी जगह पर रहेगा, बटे में 2 जो हमारा यहाँ पे है ऊपर इसको हम नीचे भेज देंगे, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया और इसको क्या करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो कितना ज्यादा आसान है, सबसे पहले इतने को नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। मैं थोड़ा बगल में हट जाऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसके बाद इसके आगे भी तो देखेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है जैसे कड़ी में 5 वाले का था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। हम इसके आगे देख लेते हैं, देखो ऊपर से लिखना शुरू करना। ठीक है, पूरे को इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें प्रश्न भी नहीं चाहिए होगा, प्रश्न तो आप लोगों ने देख ही लिया है। समीकरण को थोड़ा मैं रहने दूं ताकि हम लोगों को याद रहेगा कि क्या समीकरण था। देखो इरेज करके हम उसके आगे से करना शुरू करेंगे ना, जहां तक हम लोगों ने वहां पे कर लिया है। देखो ये हमारा समीकरण 1 है यहाँ पर ना, अब इसके आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे, इसे मैं अभी इरेज कर दूंगी, अभी फिलहाल के लिए रहने देती हूँ। क्या है, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे 2 है। तो इसके बाद यहाँ से लिखो क्या कि समीकरण, लिखो समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार आपको क्या पता चला, ये जो पी स्क्वायर है ये 2 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके भाग के रूप में है ना, ये 2 इसको काट लेगा। तो यही लिखो समीकरण 1 के अनुसार पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब देखो जब पी स्क्वायर हमारा 2 से विभाजित है तो अकेले पी को ले लो, वो भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो इसीलिए, इसीलिए पी भी हमारा क्या होगा, 2 से, पी भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए P भी हमारा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना प्रक्रिया समझ में आ गया। अगर सेम टू सेम तो वही वाली प्रोसेस है, बस देखो ये पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी भी 2 से कट जाएगा। इसके बाद क्या करो, मान लो, अब गणित पढ़े हो तो मानना तो पड़ेगा ही। इसके बाद लिखो माना, हम पी के जगह पे कुछ मान लेंगे, माना p बराबर 2m या फिर 2r मान लो, m मान लो मैं m को इरेज करके 2r मान लेती हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, m मान लो, r मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। क्यों मान लिया दीदी आपने 2r क्यों माना, 5 वाले में जो आपको कड़ी में 5 को सिद्ध करना था तो आपने 5r माना हुआ था। तो देखो वही कंडीशन है, जब कड़ी में 7 सिद्ध करना रहेगा तो p के जगह पे 7r मानोगे, कड़ी में 5 सिद्ध करना रहेगा तो p के जगह पे 5r मानोगे। अब हमें कड़ी
बड़ी में 2 सिद्ध करना है, इसीलिए p बराबर हम यहाँ पे 2r मान लेंगे। अब यहाँ पर r क्या है हमारा, तो जहाँ पे r एक पूर्णांक है, लिख दो जहाँ r एक पूर्णांक है, r को क्या मान लोगे, r को आप मान लोगे एक पूर्णांक। जहाँ पे r हमारा एक पूर्णांक हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, r को पूर्णांक मान लिया तो ये जो p का मान है इसी समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिखो r का, नहीं सॉरी, किसका मान है हमारे पास, p का मान है ना, तो इसका मान यहाँ पे रख दो। लिखो p का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, देखो समीकरण हमारा ये है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2, यही समीकरण 1 है। अब इसी में p के जगह मान रख दो, क्यू स्क्वायर हमारा सेम टू सेम वैसा ही है, p के जगह रखो 2r। अब देखो p स्क्वायर है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसे हल कर दो, देखो क्यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसके बाद आ गया हमारा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर करोगे r स्क्वायर और बटे में हमारा 2 तो वैसे ही बना रहेगा। अब ये वाला जो 2 है ये इस 4 को काट करके 2 दूनी 4 कट कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, बस 2r स्क्वायर निकल गया यहाँ से। तो इसको क्या करो, देखो अब यहाँ से ना r स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्यू स्क्वायर को सेम यहीं पर रहने दो, ये 2 देखो गुणा के रूप में है ना, इसे इधर भेज दो भाग के रूप में, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर r स्क्वायर हमारा वैसे ही सेम टू सेम बना रहेगा। और इसको क्या करो, ऐसे बॉक्स में बंद कर दो और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको क्या मानना है आपको, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा वहां पर बना था, समीकरण 2 हमारा यहाँ पर बन गया। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसके आगे भी हमें लिखना है। अब देखो समीकरण 2 से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे समीकरण 1 से पता चल रहा था सेम टू सेम समीकरण 2 से भी तो वही पता चल रहा है कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये इस 2 से विभाजित है, इसीलिए जो क्यू होगा ये भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार क्या पता चलता है, यहाँ पे ऐसे लिखो, चूंकि, चाहे तो आप सिंबल भी लगा सकते हो, चाहे तो आप लिख भी दो कि चूंकि जो ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी क्या होगा हमारे 2 से विभाजित होगा। ठीक है, समीकरण 1 से देखो हमें ये पता चल गया, समीकरण 2 से भी वही पता चल गया। समीकरण 1 से देखो क्या था, समीकरण 1 के अनुसार पी स्क्वायर 2 से विभाजित था और समीकरण 2 के अनुसार भी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। पी क्यू का अंतर है, सबसे पहले इतना नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे और बस वहीं पे हमारा सिद्ध हो गया, खत्म हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली बात देख लो कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है ये भी 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो बस हम इसी को इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज कर दिया जाए ताकि हम इसके आगे भी लिख सकें।
कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, वरना बाद में भूल जाओगे। एग्जाम के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस अभी से आप लोग को सब कर लेना है। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से आएगा, लगातार आता है, आप लोगों में भी पूछा जाएगा, तो इसे छोड़ना नहीं है। हाफ ईयरली वाला आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो उसमें भी आया था, और जब आप ये वाला पेपर दोगे एनुअल वाला तो इसमें भी आएगा। देखो इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, वही चीज बस लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, दोनों समीकरण के अनुसार हमें क्या पता चला, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार P तथा Q, P देखो पहले समीकरण में था, Q हमारे दूसरे समीकरण में था। अगर कॉपी में नोट डाउन किए हो तो उसे देखते हुए चलो कि समीकरण 1 और 2 के अनुसार P तथा Q दोनों ही, P तथा Q दोनों ही हमारे 2 से क्या है, विभाजित है, दोनों ही 2 से विभाजित है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः 2 जो है ये P तथा Q दोनों का क्या है, गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। समीकरण 1 और 2 से हमें यही तो पता चला था कि P जो था वो भी 2 से विभाजित हो रहा था और Q भी हमारा 2 से विभाजित हो जा रहा था। तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार P तथा Q दोनों ही 2 से विभाजित है, और अगर दोनों विभाजित है तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2 जो है ये P तथा Q दोनों का गुणनखंड है। लेकिन ये तो हमारी अवधारणा का विरोध करके चला गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना कि जो P और Q था उसका HCF तो केवल एक ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये हमारी अवधारणा की जगह आप परिकल्पना भी लिख सकते हो। अरे जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे लिखो, बस लास्ट में जाकर के सिद्ध होना चाहिए और एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहिए। मिला जुला कर उतनी सी बातें हैं। तो ये हमारी अवधारणा या फिर परिकल्पना का विरोध करता है, परिकल्पना का विरोध करता है। ये विरोध कर गया। और क्यों विरोध किया, अगर समय होगा तो इसे भी लिख देना, क्योंकि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं थी, HCF केवल 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 भी आ गया। बस देखो प्रूव हो गया और कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख दो अतः में क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला, जो कड़ी में 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान सा था, पूरा भी हो गया हमारा, सेम टू सेम वही प्रक्रिया था। सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो।
अब देखो वीडियो और टॉपिक दोनों हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो 4 काम आप लोग को करना है। 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम। ये 4 काम मैं आप लोग के भरोसे छोड़ रही हूँ। कौन सा काम? सबसे पहला काम जो क्या है वो है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको केवल खुद से एक सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। उसके बाद दूसरा है वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो टारगेट हमने बहुत छोटा सा 100 लाइक का रखा है। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपने बस केवल एक दोस्त के साथ शेयर करना है, ज्यादा के साथ नहीं। बस केवल एक दोस्त के साथ इसको शेयर कर दो। और इतना अच्छे से समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना। ऐसा ना हो कि डाउट आपके मन में रह ही जाए। तो पूरी वीडियो हो गई हमारी, सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।